औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदर पाकिस्तान ने नेब के कुछ कवानीन के अंदर एक ऑर्डिनेंस के जरिए से तरामीम की है और कुछ एडिशंस की हैं। ये नेब ऑर्डिनेंस 2021 कहलाएगा, जो फौरी तौर पर नाफिज अमल हो गया है। और इस तरीके से जो नेब कवानीन हैं उनके अंदर कुछ तब्दीलियां हो गई हैं और कुछ एडिशन भी हो गए। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि नेब का जो चेयरमैन है वो 4 साल के लिए अपॉइंट होगा। और पहले ये था कि जब 4 साल पूरे हो जाते थे तो जिस दिन 4 साल पूरे होते थे उस दिन से चेयरमैन नैब जो है वो उसकी सीट खाली हो जाती थी, उसका ओहदा खाली हो जाता था। अब इसके अंदर एक तब्दीली की गई है कि जब तक नया चेयरमैन नैब जो है वो चार्ज नहीं संभालता उस वक्त तक जो सिटिंग चेयरमैन नैब है वो काम जारी रखेगा। और इसके अंदर भी ये भी है कि जो चेयरमैन नैब है वो जो पहले रह चुका है उसको भी दोबारा अपॉइंट किया जा सकता है। अब अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार है उसको थोड़ा तब्दील किया गया। उसमें यह है कि जी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कंसल्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और लीडर ऑफ अपोजिशन से, और अगर इस पे कंसेंसस ना हो सका तो फिर ये मामला पार्लियामानी कमेटी के पास चला जाएगा, जिसके टोटल मेंबर 12 होंगे, 6 अपोजिशन से होंगे, 6 जो हैं वो हुकूमती पार्टी से होंगे। और इसमें सेनेट जो है उसके सेनेटर्स को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। फिर वो इसके ऊपर फैसला करेंगे कि जिसको भी अपॉइंट करना है। अब एक चीज तो ये वाज़ेह हो गई कि पहले जो चेयरमैन नैब रह चुका है वो भी दोबारा चेयरमैन बन सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि जब तक ओहदा खाली नहीं हो, जब तक नया चेयरमैन नैब नहीं आता तो ये ओहदा खाली नहीं होगा, बल्कि जो सिटिंग चेयरमैन नैब है वो कंटिन्यू करेगा। तो इसका मतलब ये कि जस्टिस जावेद इकबाल जो है वो जब तक नया चेयरमैन का फैसला नहीं होता या अगर उनका सिलेक्शन दोबारा नहीं होता, नहीं रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वो उस वक्त तक अपना काम जारी रखेंगे जब तक चेयरमैन जब तक चार्ज नहीं संभाल लेता। एक तो ये हो गया। इसका मतलब इसके अंदर कंटिन्यूटी आ गई। और प्लस ये कि इसमें पार्लियामेंट को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया, जो कि 12 मेंबर्स होंगे, 6 अपोजिशन के 6 दूसरे। तो ये फर्क आ गया। और पहले से जो चेयरमैन है जो रह चुके हैं वो भी दोबारा अपॉइंट हो सकते हैं। कोई रिटायर्ड जज हो सकता है, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हो सकता है ग्रेड 22 का। तो ये जो एलिजिबिलिटी है वो उसका क्राइटेरिया है। और इसके बाद फिर एक अमेंडमेंट आई है जी कि प्रोसिक्यूटर जनरल नेब जो है, जिसको पीजीए बोलते हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी, उसके इख्तियारात को बढ़ाया गया है। अब ये पाबंद कर दिया गया है कि जब भी एक तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी किसी रेफरेंस के अगेंस्ट, तो रेफरेंस कोर्ट में फाइल करने से पहले वो जो प्रोसिक्यूटर जनरल नेब है वो उसको रिव्यू करेगा और फिर वो रिकमेंड करेगा कि भी ये जो है इस पे खातरखा एविडेंस मौजूद है कि कोर्ट में जाके हम इसमें उसको साबित कर सकेंगे, या अगर खातरखा एविडेंस नहीं है तो वो उसको रिकमेंड करेगा कि इसको विड्रॉ कर लिया जाए। तो इस तरीके से जो पहले जो लॉ डिपार्टमेंट है वहां का, जिसको हम प्रोसिक्यूटर जनरल डिपार्टमेंट कहते हैं, पीजीए डिपार्टमेंट कहते हैं, उसका इन्फ्लुएंस इस पे काफी हो गया है। वो इसको अच्छी तरीके से एग्जामिन करेंगे लीगली, और ये होना भी चाहिए था। ये भी एक अच्छी चीज है मेरा ख्याल है। इससे जो क्रेडिबिलिटी है नैब की वो बढ़ेगी, क्योंकि ऐसे रेफरेंस जो जाके वहां पे कोर्ट में अगर वहां पे मुलज़म जो है उसको सजा नहीं मिलती और वो बरी हो जाता है, तो आपने देखा कि क्या उसके रिपरकशंस होते हैं कि नैब का जो इमेज है वो खराब होता है। अब प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो उसका रिव्यू करेगा लीगली और हर एविडेंस को चेक करेगा, और उसके बाद फिर रिकमेंड करेगा कि भी इसको कोर्ट में भेजना है, फाइल करना है कोर्ट में कि नहीं करना एज रेफरेंस। तीसरा बड़ा अहम फैसला हुआ है जी कि बेल का इख्तियार पहले किसी भी अदालत को नहीं था पाकिस्तान के अंदर। नेब ऑर्डिनेंस जो 2001 में जारी हुआ था उसके तहत किसी भी अदालत को बेल का इख्तियार नहीं था किसी मुलज़म की बेल लेने का। और फिर मजबूर लोगों को फिर आर्टिकल 199 जो है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का सहारा लेके रिट में जाते थे फिर हाई कोर्ट्स में, और फिर वहां से वो बेल होती थी, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में जाती थी। अब ये मामला जो है ये ट्रायल कोर्ट के हवाले कर दिया गया।
ट्रायल कोर्ट को इख्तियार दे दिया गया है कि वो किसी भी मुलजिम को अगर महसूस करे और मेरिट में देखे कि भाई इसका जो बेल का हक बनता है या इसने इसके आप कह लें कि कन्विक्शन के चांसेस कम हैं, तो ऐसी सूरत में वो उसकी बेल ले सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है कि एक रिलीफ है लोगों के लिए, क्योंकि वो कई साल तक बेचारे पड़े जाते थे और फिर कई सालों बाद उनकी जमानतें जाके होती थी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाके। एक और चेंज ये की गई, जो वॉलंटरी रिटर्न होती थी, जो प्ली बार्गेन है उसकी उसी तरह तकरीबन इसको बना दिया गया। पहले ये था कि जो वॉलंटरी रिटर्न करके वो जो लोग थे, अगर वो सिविल सर्वेंट है तो दोबारा वो जॉब पे चले जाते थे और वहां पे दोबारा उनको पोस्टिंग मिल जाती थी और आमतौर पे बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टिंग मिल जाती थी उनको। तो अब ये जो इसके अंदर अमेंडमेंट कर दी गई है कि जो वॉलंटरी रिटर्न करेगा वो जो होगा वो 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा फिर किसी भी सर्विस के लिए या पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए। और इसी तरह वो जाहिर बात है कि जब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो फिर वो अपने सर्विस पे भी नहीं रह सकेगा, जॉब पे भी नहीं रह सकेगा। तो इसको उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली किया है, यानी बैक डेट से किया है इसको, और जो पहले जितने वीआर हो चुके हैं, वॉलंटरी रिटर्न हो चुकी हैं, ये उन पर अप्लाई होगा। और वो तमाम सिविल सर्वेंट जो इस वक्त जॉब पे हैं, जिन्होंने ये प्रोसेस किया हुआ वॉलंटरी रिटर्न वाला, अब वो जो है उनकी जॉब जो है वो खत्म हो जाएंगी इस कानून के मुताबिक। एविडेंस के लिए इसको आसानी कर दी गई है, एविडेंस जो है रिकॉर्ड की जा सकेगी और उस एविडेंस को जो है आप कह लें कि किसी भी विटनेस को किसी भी जगह से जहां भी वो बैठा है वहां से ऑनलाइन जो है उसकी रिकॉर्डिंग की जा सकेगी कोर्ट के अंदर। नेब कोर्ट्स का जो ट्रायल है उसका जो टाइम जो लंबा हो जाता था, कई सालों में चला जाता था। जो बैंकिंग के केसेस हैं, यानी बैंक्स के अलावा मतलब केस होंगे, वो भी नेब में नहीं जाएंगे, उसके लिए गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो अप्रूवल देंगे। गवर्नर स्टेट बैंक अप्रूवल के साथ वो केस जो है या रेफरेंस जो है वो नेब को पास जा सकता है किसी बैंक के खिलाफ, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो। तो इस लिहाज से वो जो प्रोटेक्शन है एक तरह से वो मिल गई है बैंक्स को। और ऊपर जो गवर्नर स्टेट बैंक है, सर्टनली फिर उसको अच्छी तरह एग्जामिन करके अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज हुई किसी शख्स के खिलाफ या किसी बैंकिंग मैटर के बारे में, तो फिर वो उसको फॉरवर्ड करेंगे अपने अप्रूवल के साथ। टैक्सेस मैटर जो है वो एफबीआर देखेगा और वो नैब की प्रीव्यू से वो भी निकाल दिए गए हैं। इस तरीके से जो इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, ये सारे जो टैक्सेस हैं, इसके बारे में जो आमतौर पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो फैक्ट्रियों के मालकान थे या बिजनेस पर्सन थे, उनको काफी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो इसके ऊपर आप कह लें कि आमतौर पर वो कहते थे कि जो बिजनेस जो है रुका हुआ पाकिस्तान के अंदर और यहाँ पे जो फरोग नहीं हो रहा है, नई इंडस्ट्रीज लग रही, उसकी वजह ये भी करार दे रहे थे कि इसके ऊपर जो नैब जो है वो खामखा उस पर अपनी कॉग्निजेंस ले लेती है और हरास करती है। तो अब ये जो मैटर है ये अब एफबीआर ही देखेगी, एफबीआर इसके बारे में फैसला करेगी। इसी तरह जो प्राइवेट सेक्टर के जो मामलात हैं, अगर वहां भी कोई डिस्क्रिपेंसी हुई है तो वो भी आउट कर दिया गया, इनकी प्रीव्यू से जुरिस्डिक्शन से निकाल दिया गया नैब से। तो उनके मामला जो है आम रवायती कवानीन जो कवानीन जहां मौजूद हैं, जहां लोकल पुलिस का कानून है या कोर कानून है या कोई SCCP है, इस तरह जो कोई अदारे अगर कोई उस कानून के तहत कार्रवाई कर सकते तो वही करेंगे। अब नैब जो है उसके ऊपर प्राइवेट पर्सन के ऊपर कॉग्निजेंस नहीं लेगा। इसी तरह जो ब्यूरोक्रेट्स है वो अगर इन गुड फेथ उन्होंने कोई चीज कोई राय कोई दी है, अपनी ओपिनियन दी है और बाद में गलत साबित हुई है, तो उसके ऊपर भी नैब जो है अपनी कॉग्निजेंस नहीं ले सकेगा, उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा और उसको नहीं पूछा जाएगा ता वक्त है कि ये साबित हो जाए कि उसने उसका कोई इलीगल गेन लिया है, इलीगल ग्रेटिफिकेशन ली है, या फिर हिज लिविंग बियॉन्ड मीन्स है, अगर उसके पास जो वसाइल हैं वो ज्यादा हैं और उसके जो अर्निंग जो है वो कम नजर आ रही है, तो उससे गुजार वो पूछ सकता है। अदरवाइज ये है कि जस्ट खान भाई किसी भी ब्यूरोक्रेट को नोटिस नहीं भेजा जा सकेगा अगर उसने इन गुड फेथ ध्यानदारी के साथ कोई भी फैसला किया है या कोई भी राय दी है, अगर वो राय गलत साबित होती है बाद में जाके तो उसको नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरीके से ये 3, 4, 5 जो है मैटर्स हैं, ये इससे खासा मैं समझता हूँ फर्क पड़ेगा और इसमें काफी रिलीफ भी है एक तरह से। और नैब का जो जुडिशल है काफी श्रिंक हो गया इसमें, और मैं समझता हूं कि इसके पॉजिटिव पहलू भी होंगे। जाहिर बात है कि बाकी कवानीन मौजूद है, अगर कोई ऐसी भी इलीगलिटी है तो दीगर कवानीन के तहत उसको देखा जा सकेगा। इस तरह जो मुख्तलिफ
कौंसल्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है या कौंसल्स जो है मुख्तलिफ जो बनी हुई है, जो हुकूमती लेवल में जो मुख्तलिफ फैसले करती है, फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में फैसले करती है, वो जो फैसले करेंगे उसको भी नैब जो है रिव्यू नहीं कर सकता, वो भी नैब की रिव्यू से निकल गए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो जितनी चाहे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स बना सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। अब ये जो था कि जी अदालतें कम है उसको पूरा किया जाए, तो जब ये अब ये चुका कानून के अंदर ये आ गया है, प्रेसिडेंट के पास इख्तियार आ गया को रिव्यू करेंगे और देखेंगे भी कितनी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स किस एरिया में चाहिए, वो उतनी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने ये किया है कि सर्विंग सेशन जज, रिटायर्ड सेशन जज, सर्विंग एडिशनल सेशन जज, रिटायर्ड एडिशनल सेशन जज, इनको अपॉइंट किया जा सकेगा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज के तौर पे। लेकिन जिस सूबे के अंदर या जिस सूबे के जुरिस्डिक्शन के अंदर ये कोर्ट्स होंगी, वहां के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है प्रेसिडेंट पाकिस्तान, उनके साथ कंसल्टेशन करके जजेस की अपॉइंटमेंट करेंगे और इनकी अपॉइंटमेंट होगी 3 साल के लिए। इससे एक आसानी पैदा होगी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान खुद ही नई कोर्ट जो है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट उसको फॉर्म कर सकते हैं और उसके बाद उसकी जो जज है उसकी अपॉइंटमेंट भी वो कर सकते हैं फ्रॉम सिटिंग और रिटायर्ड सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस इन कंसल्टेशन विद दिस रेलेवेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो एक ये इसके अंदर अमेंडमेंट आई है। अब ये जो मोटी मोटी जो अमेंडमेंट्स हैं जो कि मैंने आपके साथ बयान की और आप पहले भी खबरों में सुन चुके होंगे, अब इसके ऊपर इसका थोड़ा जायजा लेते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक इन ऑन दी होल ये अमेंडमेंट्स अच्छी हैं। मिसाल के तौर पर बेल का अख्तियार ट्रायल कोर्ट को देना, यह बड़े अरसे से इसकी डिमांड भी किया जा रहा था, इसकी जरूरत भी महसूस की जा रही थी। सुपीरियर कोर्ट्स के इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन भी थी कई बार कि एक खाम मतलब एक जो बेल का मैटर है वो ट्रायल कोर्ट में जाता नहीं, सीधा उसको हाई कोर्ट में जाना पड़ता है और हाई कोर्ट्स के ऊपर काम का पहले बड़ा बोझ है, मजीद बढ़ जाता था, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट बाद में चला जाता था। तो इस तरीके से अब ट्रायल कोर्ट जो है वो उस खुद ही मेरिट पे बेल का फैसला कर दिया करेगी। हाँ, अगर उसके खिलाफ अगर कोई जाना चाहता है अपील में तो सर्टनली फिर वो हाई कोर्ट में जाएगा, तो वो अपीलेट कोर्ट के तौर पे वो उसका बेल मैटर जो है उसका फैसला करेगी हाई कोर्ट, रेलेवेंट हाई कोर्ट। एक तो ये बड़ा अच्छा हो गया। इसके साथ साथ जो कंटिन्यूटी ऑफ चेयरमैन नैब है, अगर चेयरमैन नैब जो है नया अपॉइंट नहीं होता, उसका नाम का फैसला नहीं होता, तो पुराना जो पहले वाला जो सिटिंग चेयरमैन है ही विल कंटिन्यू। तो एक लिहाज से ये अच्छी बात भी है और एक लिहाज से ये थोड़ी सी नेगेटिव भी है। अच्छी बात है इसलिए कंटिन्यूटी रहेगी, काम रुकेगा नहीं। और उसके ऊपर जो थोड़ा कंसर्न है वो ये है कि जो सिटिंग चेयरमैन नैब है वो फिर इनडेफिनेटली वो चलता रहेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इनको चाहिए होगा कि जल्द से जल्द जो मुश्किल चेयरमैन नया चेयरमैन उसकी अपॉइंटमेंट का फैसला करें। तो अगर वो उसको कर देते हैं तो वो एक अच्छी बात होगी। अलबत्ता ये जरूर है कि जो सिटिंग चेयरमैन नैब है पहले उसकी एक्सटेंशन नहीं हो सकती थी या री अपॉइंटमेंट उसकी नहीं हो सकती थी। अब इस नई अमेंडमेंट के जरिए से ये हो गया है कि उसकी री अपॉइंटमेंट हो सकती है। इससे एक तासर ये हो जाएगा कि हो सकता है जी जो चेयरमैन नैब है वो अपनी अगली अपॉइंटमेंट के लिए कोशिश करे और खुश करने की कोशिश करे जो सिटिंग गवर्नमेंट है, या ताकि वो उनको अगली टर्म भी मिल जाए, उसको नए से अपॉइंटमेंट दोबारा वो 4 साल की अपॉइंट हो जाए। तो ये थोड़ा सा इसको नेगेटिव व्यू लेने वाले लोग ले रहे हैं इसके ऊपर और इस पर बात हो रही है। अदरवाइज जो है जो उसका अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है उसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट पार्लियामेंटेरियंस की हो गई है, अपोजिशन और गवर्नमेंट पार्टी के जो पार्लियामेंटेरियन 6 दोनों बराबर हो गए और वो बैठ के किसी भी नाम का फाइनल कर लेंगे अगर अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान कंसेंसस नहीं होता इन कंसल्टेशन के दौरान जब प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे उनके साथ। तो ये पार्लियामेंट उसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया गया और डेट्स गुड। मेरा ख्याल इसमें इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। वीआर जो है वॉलंटरी रिटर्न जो है इसके तहत बहुत सारे अफसर इस वक्त मौजूद हैं जो मुख्तलिफ सूबों में भी हैं, सिंध में काफी हैं, वफाक के अंदर भी हैं कि जिन्होंने नैब के पास वो जो
जो पैसा था जो जिसका उनके ऊपर इल्जाम लगा था वो उन्होंने वापस किया वॉलंटरली, और उसके बाद वो रेफरेंस खत्म हो गया और वो दोबारा जॉब पे आ गए। अब इसके ऊपर चूंकि इसको बैक डेट से किया जा रहा है इम्प्लीमेंट, तो इसके ऊपर इम्कानात है कि लोग जो कोर्ट्स में जाएंगे जो अफेक्ट करेंगे इससे, और वो कहेंगे जी कि ये जो अब नया कानून बना है, जब हमने किया था उस वक्त तो ये था ही नहीं कानून, तो इसलिए अब कोर्ट्स देखिए क्या फैसला करती है इसके ऊपर। क्योंकि पहली चीज तो ये कि जो वॉलंटरी रिटर्न्स करता है सर्टनली वो एडमिट तो कर लेता है, कन्फेस तो कर लेता है ना कि उसने ये किया, तभी वो पैसे वापस करता है ना। कोई भी शख्स अगर किसी के पैसे वापस करता हो तो मैं ये मान लेता ना एक तरह से कि मैंने ये पैसे इसके मेरे पास थे, जो मेरे पास पड़े थे या नजायज पड़े थे मैंने लिए थे, तो वॉलंटरी रिटर्न का मतलब तो यही बनता है। अब चूंकि वो बैक डेट से हो गया तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है कुछ लोग लिटिगेशन में जाएंगे, अब कोर्ट्स इसका मुनासिब फैसला कर देंगे। इसी तरह आपने देखा कि अपोजिशन वाले कह रहे हैं, खास PMN वाले कह रहे हैं कि जी जो ऑर्डिनेंस है जिसमें रीअपॉइंटमेंट की बात है चेयरमैन नैब की, और इस तरह की जो चीजें इसको वो चैलेंज करेंगे, तो यकीनन ये जाएंगे कोर्ट में, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट फिर इसके ऊपर जो भी है फैसला कर देगी। मेरा ख्याल जो सिलेक्शन का प्रोसेस है चेयरमैन का, उसके ऊपर तो शायद इनको कोई खास रखा रिलीफ ना मिले, चूंकि वो बड़ा जेन्युइन सा है जिसमें अब लीडर अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर अगर उनके दरमियान अगर कंसेंसस नहीं होता, इत्तेफाक नहीं होता किसी नाम पे, तो वो पार्लियामेंट की कमेटी के पास चला जाएगा। तो ये तो डेमोक्रेटिक आप क्या लें तरीकाकार है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको करेंगे। तो इसके ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा चीज ऐसा रिलीफ जो है शायद मिल सके। अलबत्ता ये जरूर है कि वो जो दूसरा पहलू है कि जो चेयरमैन पहला चेयरमैन है उसको रीअपॉइंट करना है, तो वो कहेंगे जिसको बतौर एक तरह से आप क्या लें कि एक अट्रैक्शन दी जाएगी कि भाई वो उनके लिए उनकी पसंद के मुताबिक काम करे ताकि अगली एक्सटेंशन भी हो जाए। तो इसके ऊपर हो सकता है कोर्ट जो है इसको व्यू ले, लेकिन बहरहाल अपरेंटली ये जो अमेंडमेंट्स आई है जिसके बारे में अपोजिशन काफी वादा कर रही थी, तो मेरा ख्याल उतना ज्यादा ये कोई इसमें अंदर उतनी बुरी चीज मुझे नजर नहीं आई न्यूट्रली स्पीकिंग, और ये ऑन दी होल बेहतर अमेंडमेंट्स हैं। और इससे मेरा ख्याल अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है, नैब का जो इमेज है वो बेहतर होगा। इसके साथ साथ जो कुछ प्राइवेट पर्सन थे या ट्रेडर्स थे या जो टैक्स रिलेटेड मैटर्स थे वो जो है उनको रिलीफ मिला है, या बैंक्स जो है उनको रिलीफ मिला है कि खाम खाम उनको हरासमेंट से बच जाएंगे। ब्यूरोक्रेट्स भी खाम खा आप देखें काम करते हुए डरते थे, अप्रूवल देने से डरते थे, तो उनको प्रोटेक्शन मिल गया। फिर उसके बाद जो आप कह लें कि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन हैं जैसे कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, इस तरह की जो हैं उनके जो फैसले उनको प्रोटेक्शन मिल गया है। क्योंकि जाहिर बात है कि एक हायर फोरम पे एक अदारा है जिसने तमाम प्रोज एंड कॉन्स देख के अगर कोई डिसीजन दिया है तो वो उसको कंटिन्यू रहना चाहिए, तो ये प्रोटेक्शन उनको मिल गया। तो ये चंद एक बातें थी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।